अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डीएसपी का वीक 12 का लेक्चर 2 करेंगे। ये लेक्चर भी पूरे का पूरा आपकी बुक की चैप्टर्स नंबर 1 और 6 से लिया गया है। इस लेक्चर के कंटेंट्स में मैं ब्रीफली रिकैप करूंगी जो हम लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं इस वीक के, एंड देन वी विल टॉक अबाउट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, quantization and coding and analysis of quantization error. तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं एंड देन वी विल मूव के टू द नेक्स्ट पार्ट्स। ओके, जिस तरह लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने रिसेंटली ही किया है कि वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ discrete time processing of continuous time signals। तो हमने इसमें जो इसका जो पर्पस है वो क्या था कि we want to process a continuous time signal जिसको हम x of at यहाँ पे नजर आ रहा है, और उस सिग्नल ये x of at है जिसको हम प्रोसेस करके y of at निकालना चाहते हैं। बट द इशू इज कि वी डोंट हैव means to do this processing in continuous time, or due to some reason we don't want to do that, we don't want to do this in the discrete time। तो उसके लिए what we do is कि ये वाला जो सिस्टम है इंटरनल, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, and this system is actually kind of equivalent to analog system। ये h है, एच ए ऑफ टी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम एलटीआई सिस्टम की बात कर रहे हैं या किसी भी सिस्टम की बात करें तो ये एनालॉग हो सकते हैं ना। आवर इशू इज के हाउ डू वी डिसाइड कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या हम करें कि जो वही काम करे जो कि एनालॉग या कंटिन्यूस टाइम सिस्टम कर रहा होगा। इसके लिए सबसे पहले तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो जाहिर है पहले तो हमने उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है, फिर प्रोसेसिंग करनी है और फिर एनालॉग में कन्वर्ट करके आउटपुट देना है। इससे पहले जो है वो हमने ये देखा था कि यहाँ पे एक प्री फिल्टर भी लगा हुआ है, और प्री फिल्टर का पर्पस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि दिस इज एक्चुअली अ लो पास फिल्टर, और ये हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि वी नो कि अगर हमने सैम्पलिंग करवानी है तो उस केस में वी नीड टू हैव द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी equal to greater than or equal to 2 times the maximum frequency of the signal। तो अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम उतनी नहीं रख सकते, या ये कि हमें इतनी मैक्सिमम चाहिए ही नहीं है, बिकॉज जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज़्यादा सैम्पल्स होंगे और जाहिर है कि प्रोसेसिंग भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इफ़ वी फील के वी डोंट नीड those many samples या इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, तो हम ये प्री फिल्टर के थ्रू मैक्सिमम को डिक्रीज कर देते हैं। ये एनालॉग फिल्टर होता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके इनपुट भी एनालॉग सिग्नल जा रहा है और आउटपुट पे भी एनालॉग सिग्नल आ रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में आइडियल ए टू डी कन्वर्टर्स की बात कर ली थी, एंड इसके अलावा जो है वो हमने ये भी देख लिया था, तो डी टू ए कन्वर्टर्स की भी हमने बात कर ली थी, और जो एंड में हम रिजल्ट कंक्लूजन पे पहुंचे थे वो ये कि वी कैन हैव दिस डिस्क्रीट टाइम सिस्टम डिराइव फ्रॉम द एनालॉग सिस्टम, और वो कैसे वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर आप अपने एनालॉग जो आउटपुट सिग्नल है, इफ़ वी आर टेकिंग इट्स स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, एंड वी आर कॉलिंग इट एज वाई ए ऑफ एफ, एंड वी आर टेकिंग जो हमारे पास जी ऑफ ए टी जो कि सिंक फंक्शन था जिसके थ्रू हम इंटरपोलेशन करते हैं या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करते हैं, इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है अगेन कंटिन्यूस टाइम में है, अगर ए की बात करें तो ए एक्चुअली शोज एनालॉग। तो बेसिकली इस इक्वेशन के थ्रू दिस इज दिस spectrum and this spectrum are related to the spectrum of सैम्पल सिग्नल y of f। ठीक है, सो y of f एक्चुअली किस सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, जो ये हमारे पास सिग्नल। सो व्हाट वी आर सेइंग इज वी आर एक्चुअली जो इक्वेशन हमारे पास साइन में आई थी वो इसके स्पेक्ट्रम को इसके स्पेक्ट्रम को
और यहाँ पर जो A to D कन्वर्टर में हमारे पास G of A T आ रहा है, उसके स्पेक्ट्रम को रिलेट कर रहा है. नाउ बट वी नो कि दिस इज डिस्क्रीट टाइम, this is discrete time, this is discrete time. So this y of f would be equal to some hf multiplied by xf. और तो हमने इस वाली इक्वेशन में y of f की जगह अगर a वैल्यूज लगा दी हैं. एंड व्हाट एल्स वी नो, हमें पता है कि g of af, अगर आपको याद हो, ये जो gt है, इट वाज अ सिंक फंक्शन, जो कि इस तरह का फंक्शन था. और g of f जो है, it was something like this. अच्छा, let me actually make this also. ये minus t और t के ऊपर, और यहाँ पे ये 1 था, और ये fs by 2 और माइनस fs by 2 तक जा रहा था. तो इसको अगर आप देखते हैं कि दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ, या इसको मैं अगर t की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इट विल बी 1/2t and minus 1/2t. ओके, इसको अगर आप देखते हैं तो दिस इज एक्चुअली अ लो पास फिल्टर, 0 के अराउंड है और माइनस fs by 2 से fs by 2 तक जा रहा है. तो इफ वी आर एंड x of f जो यहाँ पर हमारे पास है, वी नो नो मैटर व्हाट x of a t was, ये डिस्क्रीट टाइम है. इसका मतलब है कि वी हैव कॉपीज, जो x है इसमें वी विल हैव कॉपीज एट एवरी मल्टीपल ऑफ 2f. एक 0 पे कॉपी होगी और बाकी जो है 2 f of सॉरी f of s पर होगी, नॉट 2 f of s पर. और एट द एंड we just need this copy जो minus f of s से f of s 2 by 2 के दरमियान में. तो this is g of af, this is x of f. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो what will we get? We will just get the copy of x, this thing, ठीक है, which is actually xa of f. क्योंकि अगर आपको याद हो, ये जो एक्स एफ था, दैट वाज द कॉपीज ऑफ एक्स एफ. अगर आपको भूल गया तो यू कैन गो बैक एंड लुक एट द प्रीवियस लेक्चर. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि वाई ए ऑफ एफ जो है, इट कम्स आउट टू बी एच ऑफ एफ एक्स ए ऑफ एफ. अच्छा, अब आप देखें ये एच ऑफ एफ जो है, दिस विल अगेन, बिकॉज ये डिस्क्रीट टाइम में है, तो इसका मतलब है कि दिस विल वट एवर दिस इज, जो भी आपके पास ये फंक्शन होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि जिसकी कॉपीज बन रही होंगी एट एवरी एफ ऑफ एस. और अगेन हमें इसके लिए क्या चाहिए, अगर हम इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं सैम्पलिंग, सैम्पल सिग्नल के ऊपर, तो वी जस्ट नीड द कॉपी बिटवीन माइनस एफ एस बाई 2 टू एफ एस बाई 2. तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम इस एच ऑफ एफ को इक्वल ले लेते हैं एच ऑफ ए एफ, जो कि एनालॉग होता, which would have done the same purpose between minus fs by 2 से fs by 2 तक, तो उस केस में हम इस discrete टाइम में continuous टाइम सिग्नल की प्रोसेसिंग कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें एक और जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये कि हमने ये भी देखा था कि we actually talked about this thing before, कि जो ओमेगा है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट टाइम, वो इक्वल टू होती है 2 पाई एफ ओवर एफ ऑफ एस के. और अगर माइनस एफ ऑफ एस बाई 2 से एफ ऑफ एस बाई 2 तक है, तो ओमेगा की टर्म से माइनस पाई से पाई तक हो सकता है. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. जब ओमेगा की फॉर्म में हम अगर लिखना चाहें, तो इसका मतलब है कि हम जो भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल है उसको हम कन्वर्ट करें ओमेगा की फॉर्म में between minus pi to pi, and then अदरवाइज जो इसको हम जीरो कर लें, तो या तो हम ओमेगा की फॉर्म में इस तरह रख सकते हैं, या हम अगर एच ऑफ एफ को एफ की फॉर्म में इस तरह से लिख लें. इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो भी फिल्टर आ रहा है, इट विल डू द सेम थिंग जो कि एच ऑफ ए एफ कर रहा होगा. ओके, लेट्स लुक इनटू एन एग्जांपल, जो कि आपकी बुक की एग्जांपल है, जिससे ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. जी, ये एग्जांपल जो है, दिस इज एग्जांपल 6.2.2 फ्रॉम योर बुक. और इस एग्जांपल में
वी वांट टू इम्प्लीमेंट एन इंटीग्रेटर, ठीक है, यानी अब आप क्या है, यू हैव इनपुट सिग्नल हमारे पास जो है वो एक्स ए ऑफ टी है और आउटपुट पे हम वाई ए ऑफ टी चाहते हैं, विच इज नॉट इंटीग्रल, सॉरी, डिफरेंशियल, विच इज डिफरेंशियल ऑफ योर इनपुट सिग्नल। और आप देख रहे हैं कि बोथ ऑफ दीज आर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू इम्प्लीमेंट आइडियल कंटिन्यूअस टाइम डिफरेंशिएटर, ये लेकिन डिस्क्रीट टाइम में करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले अब देखें, सो व्हाट वी एक्चुअली नो फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड इज कि हमें क्या चाहिए, वी नो कि जो एच ऑफ एफ है हमारे पास वो हमें कहाँ से मिलेगा, एच ए ऑफ एफ से, ठीक है ना। एच ए ऑफ एफ को हमने अगर ले लेते हैं, यानी एनालॉग फिल्टर जो है उसी से हमें डिजिटल फिल्टर, डिस्क्रीट टाइम फिल्टर मिल रहा होगा। तो इसके लिए, सो इट मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो द एनालॉग फिल्टर। तो अगर आपके पास डिफरेंशिएटर है और उसको आप कंटिन्यूस टाइम में इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं या फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो वो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अगर आपको अगेन मैं जो हूँ वो आई वोंट एक्सप्लेन कि कैसे आता है, बिकॉज कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कई जगहों पे कर चुके हैं, सिग्नल सिस्टम में भी कर चुके हैं, इसके अलावा जो है वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में भी किया होगा, और नहीं भी अगर याद तो यू कैन जस्ट गो एंड लुक एट इट अंडर द टेबल। सो ये हमारे पास एनालॉग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया है। या अब हमने क्या करना है, नाउ वी वांट टू फाइंड एच ऑफ एफ फ्रॉम दिस एच ए ऑफ एफ, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। ओके, नाउ वन थिंग दैट वी नो इज कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग, इसका मतलब है हमारे पास जो सिग्नल एक्स ए ऑफ टी है, इट हैज टू बी बैंड लिमिटेड, ठीक है। दो चीजें हमें ऑलरेडी पता है, एक तो ये बैंड लिमिटेड होगा, और दूसरी चीज जो हमें पता है वो ये पता है कि इट विल बी सैम्पलिंग, इतना बैंड लिमिटेड होगा कि सैम्पलिंग थ्योरम होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर बैंड लिमिटेड मैं इसको कह देती हूँ कि ये बी तक है, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एस है, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स बी। ओके, सो दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। ये सारे हमने, अगर आपको याद हो लास्ट वीक पे हमने किया था कि दिस ऑल प्रोसेसिंग, डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग पॉसिबल ही उस वक्त है जब ये दो चीजें हों। So if, so since x of at is band limited, तो इसका मतलब है कि आपका जो आइडियल डिफरेंशिएटर है, it also needs to be just between minus fs by 2 से fs by 2 तक, because हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो b तक ही हैं। So what we can say is कि हमारे पास continuous time फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एच ऑफ एफ है या डिस्क्रीट टाइम है, उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये आ जाएगा बिटवीन माइनस एफ एस बाई टू से एफ एस बाई टू तक। और अगर मैं इसको ओमेगा के टर्म में लिखती हूँ बाय रिप्लेसिंग, ओमेगा में क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय एफ ओवर एफ ऑफ एस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 पाई एफ है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एफ ऑफ एस, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। सो दिस, अगर मैं ये फिल्टर फ्रीक्वेंसी में इम्प्लीमेंट करती हूँ, then it will do the same thing as this filter will do in analog domain for the band limited signal. Now how would we find, अगर ये h of omega है तो यहाँ से हम impulse response कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि फिल्टर जो है अगर हम टाइम में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब वी नीड इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसके लिए अगेन आई हैव जस्ट यूज द सिंपल इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई h ओमेगा e j ओमेगा एंड d ओमेगा,
और उसके बाद अगेन इसको -π से π तक मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा दी है एंड देन आई एम इंटीग्रेटिंग इट बाय पार्ट्स। इसमें कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने इसको पहले से करके इसलिए रखा है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नो ऑलरेडी, और इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं होगा। सो जस्ट लुक एट द इंटीग्रेशन दैट आई हैव डन और इसको सॉल्व करें और एट द एंड आपके पास एच ऑफ एन इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक साइन की टर्म भी आ रही है, लेकिन क्योंकि ये साइन पाई एन है, एन इंटीजर है, तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 और ये वाला जो टर्म है वो बच गई और कैंसिलेशन के बाद ये आ जाता है। सो इट मीन्स कि अगर आप एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं और इन डिस्क्रीट टाइम, तो डिस्क्रीट टाइम में आप फिल्टर लगाएंगे दैट विल बी दिस इन टाइम डोमेन or this in frequency domain. Okay, so now you know how to process the continuous time system in discrete time. Okay, now we will move to next topic, which is actually again about the same analog and digital converters. लेकिन अब हम इसको दोबारा से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक जो हमने किया था, इफ यू कैन सी, आप यहाँ से देख सकते हैं कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आइडियल एनालॉग एंड आइडियल ए टू डी एंड आइडियल डी टू ए, जिसका मतलब है हम ये सारा अस्यूम कर रहे हैं जिस तरह ए टू डी में वी जस्ट टॉक्ड अबाउट सैम्पलिंग, हमने क्वांटाइजेशन की बात नहीं की, हमने कोडिंग की बात नहीं की, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी आर अस्यूमिंग कि एवरीथिंग इज आइडियल, सैम्पलिंग आइडियल हो रही है, उसके लिए हमने ये सोचा है कि एलियासिंग जो है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, एंड देन assuming all of these things we just implemented the signals, and similarly D2A में भी हमने यही किया, बट एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में सबसे पहले तो ये कि जब आप ए टू डी कन्वर्टर की ही बात करते हैं, तो इस तरह से हमने पिछले लेक्चर में, बल्कि पहला जो सैम्पलिंग वाला लेक्चर था उसमें देखा था कि दिस इज नॉट अबाउट सैम्पलिंग ओनली। सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन होती है। सैम्पलिंग में आपको क्या मिल रहा होता है, आपको जो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट वैल्यूज जो होती हैं वो इनफाइनाइट से फाइनाइट हो जाती हैं, या डिस्क्रीट वैल्यूज मिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो स्टिल आपके पास कंटिन्यूअस होते हैं। तो क्वांटाइजर क्या करता है, वो उसको क्वांटाइज कर देता है या एम्पलीट्यूड को भी डिस्क्रीट कर देता है, और उसके बाद जो कोडर होता है वो जो भी आपके पास क्वांटाइज वैल्यूज होती हैं उनको दोबारा से उनको बाइनरी कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली अगला जो है पार्ट ऑफ द लेक्चर, उसमें वी विल टॉक अबाउट रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज थिंग्स। ओके जी, तो हमने सैम्पलर की बात कर ली। अच्छा, दो जो मेजर एरर्स ए टू डी कन्वर्टर्स में हो सकते हैं, वो तो या तो सैम्पलिंग की वजह से हो सकते हैं या क्वांटाइजेशन की वजह से हो सकते हैं। कोडिंग जो आपके पास कोडर है वो एक्चुअली इसमें प्रोसेस में इतना इफेक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे भी नहीं। तो सैम्पलर में क्या एरर हो सकते हैं, एक तो एलियासिंग हो सकती है जो कि हम देख चुके हैं, और एलियासिंग अगर ना भी हो रही हो तो तब भी हमारे पास वी विल सी के क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो सैम्पलिंग जो है वो मोस्टली जो सैम्पलर वाला काम होता है वो सैम्पल एंड होल्ड सर्किट से हो रहा होता है, जो सबसे कॉमनली यूज सर्किट होता है इस चीज़ के लिए। और जिस तरह नाम से पता चल रहा है, ये सर्किट क्या करता है कि दिस सर्किट एक्चुअली सैम्पल्स द वैल्यू ऑफ योर सिग्नल एट अ पॉइंट, एंड देन देयर इज अ टाइम जब तक वो उसको ट्रैक करता है, ठीक है, यानी आप समझ लें कि स्टेबलाइज करता है, और फिर उसी को होल्ड करके रखता है for certain time, and then it takes the other sample, उसको थोड़ी देर तक ट्रैक करता है, and then it holds it, and then it keeps on doing the same thing with continuous time signal। तो हमारे पास जो इनपुट है वो continuous टाइम पे है, और सैम्पल एंड होल्ड का आउटपुट आप देख रहे हैं कि सैम्पल्स की वैल्यूज हमें मिल रही हैं फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन। और सैम्पल एंड होल्ड सर्किट जो है, दिस इज डिजिटली कंट्रोल एनालॉग सर्किट होता है, और सैम्पल मोड में जो है ये एनालॉग सिग्नल को ट्रैक करता है, और होल्ड मोड्स में जो है वो उस वैल्यू के ऊपर होल्ड करता है जो भी इसने ट्रैक कर ली होती है सैम्पल मोड में।
और ये होल्ड करने का टाइम इसके पास कितना होना चाहिए, होल्ड करने का टाइम इतना होना चाहिए कि आगे क्वांटाइजेशन प्लस कोडिंग होके जो भी काम करना है वो चला जाए, ताकि अगला सैंपल आने से पहले वो तमाम प्रोसेस हो चुका हो। अच्छा, आइडियली सैंपल एंड होल्ड सर्किट में होना ये चाहिए कि कोई डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, बट देयर आर नंबर ऑफ डिस्टॉर्शन व्हिच आर इनहेरेंट बिकॉज ऑफ द सर्किट इटसेल्फ। क्योंकि एनालॉग सर्किट से सबसे पहले ये कि आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो सैंपल एंड होल्ड जो वो पीरियोडिकली करना है, लेकिन इसमें सर्किट की वजह से जिटर्स आ जाते हैं, तो पीरियोडिसिटी मे नॉट बी देयर। इसके अलावा और क्या हो सकता है इशू कि जितनी देर तक आपने सैम्पलिंग अपर्चर को खोल के रखना है, सैंपल को ट्रैक करना है, दैट कैन आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द सर्किट जो कि हम यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है जितनी देर तक आपने होल्ड करना है, हम ये कांस्टेंट वैल्यू पे होल्ड करना चाहते हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये होल्ड वाले में भी चेंजेस हो रहे हों, और इस आगे जो क्वांटाइजर में वैल्यू जा रही है, इट मे नॉट बी व्हाट वी एक्सपेक्टेड टू बी। बट इन एनी केस ये तमाम के तमाम इश्यूज के बावजूद दिस इज द वे वी डू द सैम्पलिंग, कि हम जो है वो सैंपल करते हैं एंड देन वी होल्ड द वैल्यू। सैंपल एंड होल्ड के सैंपल एंड होल्ड के प्रोसेस के बाद द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वांटाइजेशन। ठीक है, ओके। क्वांटाइजेशन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा आइडिया तो आप लोगों को ऑलरेडी होगा, मेरा ख्याल है हमने शायद पीछे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया था, या आपने कहीं और भी देखा होगा, डिस्कस किया होगा। तो बेसिकली ओके, लुक एट दिस फिगर, ये आपकी बुक से फिगर ली गई है, और इसमें आप देखें हमने ये जो पहले ए है फिगर, इसमें सैंपल्स हैं। सो ओके, सो वी हैव दिस इज द कंटिन्यूअस सिग्नल, और ये जो है आपके पास हैं वैल्यूज, दीज आर द सैंपल्स। अब इस सैंपल्स में क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ से देखें कि डिस्क्रीट टाइम के जो हम सैंपल्स ले रहे हैं, दे आर, इनका जो प्रिसिशन है वो पॉइंट के बाद आपके पास वैल्यूज 4 5 6 7 डिजिट्स तक जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन वैल्यूज को इसी तरह से ट्रांसमिट करना चाहें या प्रोसेस करना चाहें, तो दिस एक्चुअली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं कि वी एक्चुअली convert them into some numbers। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैं ये कहती हूँ कि जी आई विल जस्ट कीप वन digits after decimal, single precision number आप करते हैं। ठीक है, तो there can be two possibilities, या तो मैं truncate कर दूं, which means कि बच्चे जो भी मुझे पहले नंबर नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0.8 है, 0.7 है, 0.65 है तो इसको 0.6 कर दिया, 0.59 है तो इसको 0.5 कर दिया, जस्ट truncate करके फर्स्ट डेसिमल डिजिट्स तक लेकर आ रहे हैं। या दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो राउंड ऑफ है, कि अगर आपके पास जो है वो 5 जिस तरह 0.5 है, अगर उसके बाद वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो आप 6 पे ले जाएंगे, ऊपर वाले पे, अदरवाइज राउंड ऑफ करके नीचे पे ले आएंगे। अब इन दोनों केसेस में देखें, दिस इज समथिंग, दीज आर द वैल्यूज, जिसको ये वैल्यूज हैं या ये वैल्यूज हैं, दीज आर मेकिंग सेंस। कि अगर हम फर्स्ट करें कि आगे कोड वर्ड में डालना चाहते हैं, तो यू कैन सी कि दीज आर चेंजिंग फ्रॉम मे बी 0.1 टू 1 तक जा रहे हैं, 0.11 के डिफरेंस के साथ जो है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ करना चाहूँ तो दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। हाउएवर दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज जो कि सैंपल्स की हैं। जिस तरह आपने देखें यहाँ पर है सैंपल की वैल्यू, जबकि मैं क्या कर रही हूँ, ये सैंपल की वैल्यू लेने के बजाय मैं आपके पास जो है, यानी ये सैंपल की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं जो कि हमने 0.7, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्चुअली मे बी 0.66 है और इसको हमने 0.7 ले लिया, सिमिलरली विच मीन्स कि हम वैल्यूज को आगे पीछे कर रहे हैं, और इन अदर वर्ड्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम एरर, जिसको हम क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। तो ये जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, राउंड ऑफ करके आ रहे हैं या ट्रंकेट करके आ रहे हैं, ये क्वांटाइज नंबर्स हैं, बिकॉज हम इनको किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और जाहिर है लेकिन इसकी वजह से जो है एक्चुअल सैंपल्स और इसके दरमियान में जो है वो वैल्यूज का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज गिविंग अस सम एरर, एंड क्वांटाइजेशन हमेशा हमें एरर दे रहा होता है। और रीजन क्या होता है, बिकॉज एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि हमारे पास जब हम सैंपल्स लेते हैं तो हमारे पास कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड होते हैं। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड कैन बी एनीथिंग,
जब हम उसको क्वांटाइज करते हैं तो हम एम्पलीट्यूड को भी डिस्क्रिटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आप देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि जितने दो एम्पलीट्यूड्स मेरे पास, जितने भी दो एम्पलीट्यूड्स हैं उनके दरमियान मैंने 0.1 का डिफरेंस रखा हुआ है। सो इसका मतलब है कि हम इक्वल लेवल्स में डिवाइड कर रहे हैं और हम बाय फोर्स तमाम वैल्यूज को करते हैं कि या तो एक लेवल पे मैप कर रहे हैं या दूसरे लेवल के ऊपर मैप कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम एरर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो वी विल सी कि इस एरर की वजह से क्या इश्यूज हो सकते हैं, और क्वांटाइजेशन में हमारे पास सबसे पहले जो चीज एक आपने याद रखनी है कि क्वांटाइजेशन ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस एरर। वी विल सी के एरर रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा ये कि एरर इंट्रोड्यूस कैसे हो सकता है और क्वांटाइजेशन हो कैसे रही होती है। अच्छा, क्वांटाइजेशन में जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है कि वी फिक्स द नंबर ऑफ वैल्यूज कि जिसमें हम जिस पे बाय फोर्स हम एम्पलीट्यूड को जाके मैप कर रहे होते हैं, तो जितने लेवल्स हम डिफाइन कर देते हैं किसी भी एम्पलीट्यूड को, उसको हम कहते उसको उसके लिए हम यूज करते हैं द वर्ड लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन। और आप आगे जो लेक्चर में देखेंगे उसके लिए हम एल यूज कर रहे हैं। सो एल इज एक्चुअली द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल जो कि हम डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, जिसका क्या मतलब है कि जितने भी लेवल्स हैं मेरे पास उनमें से किसी भी दो लेवल्स के दरमियान सेम डिफरेंस मैंने रखा हुआ है, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड क्वांटाइजेशन स्टेप और क्वांटाइजेशन रेजोल्यूशन, और इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो क्या होती है कि आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। वी एक्चुअली डिफाइन टू रेंजेस, डायनामिक रेंज, dynamic dynamic range and quantizer range. ओके, डायनामिक रेंज एक्चुअली जो भी हमारे पास सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के दरमियान जो वैल्यूज होती है उसको हम डायनामिक रेंज से उसको हम डायनामिक रेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह सकती हूँ एक्स मैक्स, जी। तो डायनामिक रेंज इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द सिग्नल जिसकी हम बात करें। और क्वांटाइजर रेंज जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि हम कितनी वैल्यूज को इसमें से क्वांटाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो सिग्नल है वो -100 से लेकर 100 वोल्ट्स तक है, -100 से 100 वोल्ट्स तक है, लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादा वैल्यूज जो है वो फॉल कर रही हैं -10 से 10 के दरमियान में। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम क्वांटाइजर की रेंज को जो -10 से 10 तक रख सकते हैं, यानी इतनी रेंज को हम डेल्टास, इक्वल डेल्टास के लेवल्स में डिवाइड कर देंगे, और इससे जो भी पीछे है, यहाँ से -100 से लेकर -10 तक जो है ये एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा डेफिनेटली, और इसी तरह से 10 के बाद से 100 तक का एरर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वी आर नॉट कंसर्न विद दैट एरर दैट मच बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे पास इसमें इतनी वैल्यूज नहीं है, या ये कि वी ट्राई टू डू समथिंग लॉग लगा के कुछ करके हम रेंज को क्वांटाइजर के रेंज में लाना चाहते हैं। सो बट द थिंग इज कि वी ट्राई टू हैव बोथ द रेंजेस इक्वल, लेकिन अगर इक्वल ना भी हो तो उस केस में जो हमारे पास वैल्यू बियॉन्ड द टू बाउंड्रीज ऑफ द क्वांटाइजर रेंज है उसको हम ज़्यादा एरर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, और उसको लिए हम ओवरलोड का एक जो है वो वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ओके, सो ये तो हमारे पास डेफिनेशंस हो गई जो कि क्वांटाइजर में हमें नज़र आ रही हैं। अब आपके पास क्वांटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए आपकी बुक में ये सिंबल यूज़ किया हुआ है क्यू एक्स ऑफ एन, विच इज जस्ट शोइंग कि क्वांटाइज सिग्नल है, और जाहिर है वी हैव जस्ट सीन कि हमारे पास जो हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल है वो क्वांटाइजर में जा रहा होता है और क्वांटाइज होकर वापस आ रहा होता है। और डिस्क्रीट सिग्नल में और क्वांटाइज सिग्नल में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट सिग्नल इज कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल, ठीक है। सैंपल्स होते हैं लेकिन एम्पलीट्यूड कैन बी एनीथिंग, लेकिन क्वांटाइज में जो है आपके एम्पलीट्यूड्स भी क्वांटाइज हो जाते हैं, डिस्क्रीटाइज हो जाते हैं, और फाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स हो जाते हैं। और सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब हम क्वांटाइज कर रहे हैं तो उस केस में वी आर एडिंग द क्वांटाइजेशन एरर,
और so it means that quantized value of a signal is actually equal to discrete values plus the error. और error को जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं. Now error is important. We will actually see how. Again, this is the same. अच्छा, how do we quantize? एक आप अगर आपको याद हो, अभी हमने जो पिछले उसमें देखा था कि quantization में it is up to you कि आप किस तरह से कर रहे हैं. For example, either you can have sorry either you can जिस तरह truncate कर सकते हैं या round off कर सकते हैं. Most of the time हम round off कर रहे होते हैं, so we will talk about this thing कि round off में हम कर क्या रहे हैं. What we are doing in the round off is कि अगर हमारे पास value of the signal जो है, let's suppose कि मेरे पास x1 से लेकर x2 के दरमियान सिग्नल की वैल्यूज हो रही है. ठीक है, हम क्या करते हैं, और लेट मी एक्चुअली प्लॉट इट इन अनदर वे. ठीक है, मेरे पास जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह का है जिसको मैंने सैंपल किया है. अब मेरे पास एक सैंपल यहाँ आ रहा है, एक सैंपल यहाँ आ रहा है. दिस इज x1 वैल्यू एंड दिस इज x2 वैल्यू. राउंड ऑफ में मैं somehow क्या कर रही हूँ कि लेट्स सपोज कि दिस इज सिग्नल, ये एक वैल्यू है जिसको जो x1 के कॉरेस्पॉन्ड कर रही है. या एक्चुअली लेट मी दिस थिंग में क्या हुआ, लेट्स सपोज कि ये x1 की वैल्यू है और ये x2 वैल्यू है. ठीक है, सैंपल्स की. और हम क्वांटाइजेशन में क्या कर रहे हैं, हम राउंड ऑफ में क्या कर रहे हैं कि जो भी हाफ से नीचे की वैल्यूज हैं वो भी मिड में जा रही हैं, जो वैल्यूज यहाँ नीचे की हैं वो ऊपर जाके यहाँ मैप हो रही हैं, और जो ऊपर है वो नीचे आके मैप हो रही है. इन अदर वर्ड्स हम सबको सेंटर में मैप कर रहे हैं. अब आप देखिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज डेल्टा, और एरर हमारे पास मैक्सिमम क्या हो सकता है, हाफ ऑफ डेल्टा. सो इट मीन्स कि अगर हम राउंड ऑफ की बात कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन एरर एट द मोस्ट इज बिटवीन माइनस डेल्टा बाई टू टू डेल्टा बाई टू, विच मीन्स कि अगर आपके पास जो है नीचे है तो माइनस में आ जाएगा, बिकॉज एरर को हमने कैसे डिफाइन किया था, वी डिफाइन द एरर टू बी एक्स क्यू माइनस एक्स ऑफ एन. तो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास जो एक्स ऑफ क्यू का लेवल आपने लिया है, जो आपने सेंटर पॉइंट लिए हुए हैं, वो एक्स ऑफ एन के ऊपर है. एक्स ऑफ एन यानी यहाँ पर है या यहाँ पर है. डेल्टा जो है वो ई क्यू जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, बट इट कैन नेवर बी बियॉन्ड डेल्टा बाई टू. और यहाँ पे ये देखिए ये वाली चीज़ है कि ये जो हमारे पास रेंज ऑफ एक्स है ये डायनामिक रेंज है. दिस इज एक्चुअली मोर देन द क्वांटाइजर रेंज, जो कि मैंने अभी बात की थी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज को जो है उन्हें क्वांटाइज किया हुआ है, और बाकी जो इसके बियॉन्ड वैल्यूज हैं उसको हमने माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कह दिया, विच मीन्स कि ये एरर है जो कि यहाँ पर है एंड वी आर नॉट एक्चुअली doing anything with it, we are just ignoring it, or we can try to truncate the signal within the limit of quantizer range. Okay. Again, this is an interesting figure जो कि अगेन आपकी बुक से ली गई है, और ये बुक में फिगर इसमें यहाँ पे जाने का मकसद सिर्फ ये है कि कोडिंग का थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाए. अब इसमें जो है वो क्या नजर आ रहा है, ये दिस इज इनपुट विच इज एक्स ऑफ एन, और आउटपुट क्या है, एक्स क्यू ऑफ एन है हमारे पास, जिसको एक्स हैट से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ. अब व्हाट वी आर सेइंग इज दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द क्वांटाइजेशन कि आपके पास माइनस डेल्टा बाई टू से डेल्टा बाई टू तक जो भी वैल्यूज हैं इनपुट सिग्नल की उसको हम जीरो पे मैप कर रहे हैं. फिर डेल्टा बाई टू से थ्री डेल्टा बाई टू तक जो भी वैल्यूज हैं उसको हम डेल्टा पे मैप कर रहे हैं, एंड सो हमारे पास जो है वो क्वांटाइजेशन आ रही है. इस केस में अच्छा लेट्स सपोज अब आपको नजर आ रहा है कि हाउ मेनी वी हैव एक्चुअली 8 क्वांटाइजेशन लेवल्स, और इसके बियॉन्ड जो वैल्यूज हैं जो क्वांटाइजेशन रेंज के आगे पीछे वैल्यूज हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया. अब अगर हम इसको कोड करना चाहते हैं, बाइनरी में लिखना चाहते हैं, तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपके पास जितने भी क्वांटाइजेशन लेवल हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि यहाँ इसी की हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो क्वांटाइजेशन है वो 8 डेल्टास को मिलाकर ये पूरी की पूरी रेंज बन रही है जिसको हमने क्वांटाइज किया हुआ है. हाउ डू वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा? अगर आपके पास लेट्स सपोज कि R is your quantizer
रेंज, यानी जितनी वैल्यूज आपने जो है वो क्वांटाइजर कवर कर रहा है x की। और b प्लस इज नंबर ऑफ बिट्स जिसमें आप कोड करना चाहते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दिस, अब आपको पता है कि b प्लस 1 इज द नंबर ऑफ बिट्स अगर है तो हमारे पास इसके कितने यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर b प्लस 1। और हमारे पास जितने भी क्वांटाइजर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हर जितने भी डेल्टाज हैं उन डेल्टाज को हम यूनिक कोड वर्ड देना चाहेंगे और इस वर्ड के थ्रू आगे ट्रांसमिशन हो रही होगी। और वी हैव सीन के जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं उसको हमने किससे डिफाइन किया हुआ था, एल से। तो इसका मतलब है वी नीड टू चूज बी इन सच अ वे कि ये जो नंबर है 2 रेज़ टू द पावर b प्लस 1 इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू l। अब मैंने इक्वल टू तो ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन का वर्ड क्यों यूज किया हुआ है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो है, लेट्स सपोज कि मैंने l जो है वो 5 रखा है, तो either you can have 2 raised to the power 2 which is 4 or 2 raised to the power 3 which is 8. What will you choose? You will choose either. और इसमें से आप 5 को यूज कर लेंगे, बाकी 3 जो है वो आप यूज नहीं करेंगे। बट द थिंग इज कि b प्लस 1 शुड बी सच दैट कि आपके पास क्वांटाइजर में जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये होल्ड कर रहा है तो इस केस में डेल्टा वुड बी इक्वल टू r ओवर 2 raised to the power प्लस 1। तो एक चीज और याद रखिएगा कि वी ट्राई टू हैव द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल इक्वल टू 2 raised to the power रीजनेबल। इस तरह यहाँ पर जो है वो 8 कॉम्बिनेशन हमने यूज किए हुए, 2 कॉम्प्लीमेंट का कोड वर्ड यूज किया हुआ है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ कोड वर्ड्स, आपको पता है कि किस तरह से बाइनरी कोडिंग होती है, लेकिन वो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के ऊपर क्वांटाइजेशन के कोड वर्ड्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता क्वांटाइजेशन एरर में या इसके आगे के प्रोसेस में। तो इसलिए आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, बट बुक में भी आपका जो उतना ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको पता चल गया कि क्वांटाइजेशन होती कैसे है, क्वांटाइजेशन में जो डेल्टा है उसको कैसे निकाल सकते हैं, आर जो है वो हम डिफाइन करते हैं बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया जो कि हमें यूज करना होता है। नेक्स्ट थिंग इज टू सी, टू एनालाइज कि ये एरर जो है इस ये हम कैसे इसको रिड्यूस या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब एरर के लिए जो फॉर्मूला है वो अगेन हम पीछे ये देख चुके हैं कि ये आ जाता है हमारे पास। जो मेजर हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सी के कितनी अच्छी क्वांटाइजेशन हुई है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। SQNR स्टैंड्स फॉर सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो। ठीक है, और इसमें P of x is power जी, P of x is signal power और P of n is noise power। जो क्वांटाइजेशन एरर है उसको हम उसके लिए नॉइज का वर्ड यूज कर रहे हैं। So this is actually SQNR is a measure of goodness of quantization। ये हमें dBs में रिजल्ट दे रहा होता है। और ये याद रखें कि जितना ज़्यादा हमारे पास SQNR होगा इसका मतलब है कि क्वांटाइजेशन उतनी ही अच्छी है। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि ये जो SQNR है ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रहा है। अच्छा, इसके लिए okay, so what we need power of x and power of n। Now the thing is कि अब आपके पास जो error है, we don't know, error is something which is random। जो quantization error है, आपने देखा है कि samples कुछ भी आ सकते हैं और based upon the samples आपके पास error कुछ भी हो सकता है between minus delta by 2 से delta by 2 तक। Now the thing is delta by 2 से minus delta by 2 से delta by 2 तक तो है, लेकिन इसके दरमियान में क्या है we don't know। For every sample it can be anything।
विच मीन्स कि इट इज रैंडम, या इन अदर वर्ड्स हम एरर को किसी मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो इन दैट केस व्हाट वी एक्चुअली डू इज वी रैंडम जो सिग्नल्स होते हैं उसके लिए हम प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करते हैं. और आई थिंक कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी का कोई कोर्स पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो जो अभी हम ये करने जा रहे हैं, दीज आर वेरी स्मॉल वेरी बेसिक प्रोबेबिलिटी आइडियाज, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी. बट इन एनी केस, सो व्हाट डज इट मीन बाय प्रोबेबिलिटी, कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि जिस तरह अब एरर है, तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर ये माइनस डेल्टा बाई 2 से डेल्टा बाई 2 के दरमियान है, तो इसके दरमियान में किसी भी जगह होने के प्रोबेबिलिटी कितनी है या चांसेस कितने हैं. हम क्या करते हैं, हम एरर को अस्यूम करते हैं कि एरर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, विच मीन्स के इट विल बी सेम, यानी चांस ऑफ इट बीइंग एनीवेयर बिटवीन माइनस डेल्टा बाई 2 to डेल्टा बाई 2 इज सेम. और ये हमने जो पीई डिफाइन किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि ये बता रहा है कि एरर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुआ. और आप देखिए कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि this probability density function is uniform probability density function. अब uniform probability density function के केस में जिस तरह यहाँ पे भी नजर आ रहा है, जब हम प्लॉट करते हैं तो this is actually something like this. और जब आप रैंडम वेरिएबल्स की बात करते हैं, हमेशा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो, अगर आप यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो वो अगर मैं इस तरह से डिफाइन करती हूँ, तो वो दो वैल्यूज के दरमियान होता है, और जो इसकी वैल्यू होती है, दिस इज ऑलवेज 1 माइनस ए. ओके, दो चीजें जब आप रैंडम वेरिएबल्स की बात करते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो उसकी मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, अगर मैं एक्स कह रही हूँ, जिसको हम डिफाइन करते हैं इंटेग्रल विद इन द लिमिट्स. अगर मैं ये रैंडम वेरिएबल ले रही हूँ, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल ले रही हूँ, x टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है. और इसका एक आसान जो फॉर्मूला आता है ये सब कुछ करने के बाद, दैट इज सिंपली इक्वल टू b प्लस a बाय 2. और दूसरी, अच्छा, मीन का जिस तरह वर्ड से पता चलता है, दिस इज जस्ट द मीन ऑफ द वेरिएबल, ये जो है इसका काइंड ऑफ मीन कहाँ बन रहा होगा, ठीक है. ये जीरो नहीं है, ये बस सेंटर है, यानी ये जो मीन है इसकी वैल्यू हमें मिल गई. और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, दैट इज वेरिएंस. वेरिएंस इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला जो है वो है फ्रॉम a टू b x स्क्वायर f ऑफ x, सॉरी p ऑफ x, यहाँ मैंने p लिखा हुआ है, p ऑफ x dx. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल की, तो वेरिएंस इज सिंपली इक्वल टू b माइनस a स्क्वायर ओवर 12. ओके, तो अब आपके पास जो या तो आप यहाँ से, अच्छा, वेरिएंस निकालने के लिए और मीन निकालने के लिए या तो आप ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, या फिर यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला का यूज करके इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली जो है आप अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स है तो इन फॉर्मूलाज के थ्रू आप वेरिएंस और मीन को निकाल सकते हैं. मीन तो आपको पता चल गया कि मीन बता रहा है. वेरिएंस जो है वो बेसिकली ये बता रहा होता है कि जो आपका वेरिएबल है वो मीन से कितना स्प्रेड हुआ हुआ, स्प्रेड ऑफ द वेरिएबल अराउंड द मीन बता रहा होता है. जितना ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्प्रेड आ रहा होगा हमारे पास. अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पर है, जब मैं px और pn निकाल रही हूँ, अब इस केस में देखें, अगर मैं मीन निकालती हूँ, आप इसको मीन को निकाल के भी देखिएगा या निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं इसमें जो है b प्लस a बाय 2 करती हूँ, प्लस a बाय 2, b डेल्टा बाय 2 है, a माइनस डेल्टा बाय 2 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, विच मीन्स कि जो अगर मैं इसको मीन को रिप्रेजेंट कर देती हूँ म्यू
ई से, तो इसका मीन 0 है। 0 मीन रैंडम वेरिएबल्स अगर होते हैं तो उस केस में हमारे पास पावर इज power of the random variable is equal to simply variance of the random variable. जी, तो जीरो मीन रैंडम वेरिएबल्स के ये पावर जो है दिस इज सिंपली इक्वल टू power of the random variable is simply जी, तो सॉरी मेरा स्टाइलस काम करना बंद कर देता है, सो मैं पॉज करके लिख के फिर वापस आती हूँ। सो एनीवे दो दो चीज़ें जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रही हूँ वो ये, एक तो ये कि मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह यहाँ मीन ऑफ एक्स जो है इसको म्यू ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वेरिएंस को हम सिग्मा एक्स स्क्वायर से करते हैं। अब इस केस में जिस तरह हमने देखा है कि जो नॉइज़ है या जो क्वांटाइजेशन एरर है उसका मीन 0 आ रहा है। 0 मीन अगर हमारे पास कोई भी सिग्नल होता है तो उसकी पावर जो होती है वो सिंपली उसके वेरिएंस के इक्वल होती है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि पावर ऑफ क्वांटाइजेशन एरर या जिसको पावर ऑफ नॉइज आपके बुक में लिखा गया पी ऑफ एन, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ ई स्क्वायर। अब वो या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बी माइनस ए स्क्वायर ओवर 12 से, या आप इसको इंटीग्रेट करके सिंपल से इंटीग्रेशन है यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, सो इट मीन्स के मेरे पास जो इस स्लाइड से जो रिजल्ट आ रहा है वो ये कि पावर ऑफ नॉइज इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर ओवर 12. Okay, okay, now let's move forward. अब मैं इस SQNR के फॉर्मूले को थोड़ा उस तरह से सिंप्लीफाई करना चाहूँगी जैसे आपकी बुक में किया हुआ है, एंड देन वी विल स्टॉप हियर, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट वी गॉट इज कि हमारे पास P of n इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर ओवर 12, और पीछे किसी लेक्चर में हमने पीछे किसी स्लाइड में हमने देखा था कि डेल्टा इज इक्वल टू r ओवर 2 रेज़ टू द पावर b plus 1, where r is the quantizer range and b is the number of bits. तो इसका मतलब है कि मेरे पास डेल्टा स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर ओवर 2 रेज़ टू द पावर 2b plus 2, and SQNR will be equal to, सबसे पहले तो this will be log जी। तो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर ये कंप्यूट किया है कि पावर ऑफ नॉइस इज डेल्टा स्क्वायर ओवर 12, और पीछे इस स्लाइड पे भी फाउंड के डेल्टा इज इक्वल टू रेंज ओवर 2 रेज़ टू द पावर v plus 1। तो मैंने सिंपली जो है वो ये वैल्यू यहाँ पुट की है, एंड आई गॉट power of noise equal to r square over 12 times 2 raised to the power b plus 1, which is equal to variance of error, since we found that mean of the error was equal to 0। और जीरो मीन जो आपने चीज याद रखनी है वो ये कि जीरो मीन रैंडम वेरिएबल्स के लिए जो पावर है दैट इज सेम एज द वेरिएंस। Okay, now I want to solve and take this XQNR की expression को मैं इस फॉर्म में लेके आना चाह रही हूँ। ठीक है, this is not difficult, just कुछ कुछ चीजें हैं जिनको वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। So I started with this here, 10 log of 10 px over pn. We are assuming कि जो भी हमारे पास सिग्नल है, we are not talking of any specific signal, लेकिन जो भी सिग्नल x है, I am assuming कि सिग्नल की का जो मीन है that is also equal to 0।
यानी म्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट अ वेरी बैड अजम्पशन। हम आप लोग जब आप पढ़ेंगे वेरिएबल या आपने प्रोबेबिलिटी वगैरह अगर पढ़ा हुआ होगा तो यू मस्ट हैव सीन के अगर ना भी हो तो हम मीन को 0 कर सकते हैं। बट इन एनी केस हम यहाँ पे ये अजम्पशन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी वांट कि जो हमारे पास पावर ऑफ सिग्नल है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द वेरियंस ऑफ द सिग्नल। तो मीन ऑफ सिग्नल भी 0 है, मीन ऑफ एरर भी 0 है, क्वांटाइजेशन एरर। इसकी वजह से हमारे पास ये रेशो पी एक्स ओवर पी एन के बजाय सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा ई स्क्वायर पे आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई हैव जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ सिग्मा ई स्क्वायर फ्रॉम here r square over 12 into 2 raised to the power 2 raised to the power b plus 1 square। और उसके बाद मैंने इसको सिर्फ सॉल्व किया है। मैंने 2 रेज़ टू द पावर 2 भी इधर लिख दिया है, 2 स्क्वायर को 4 के फॉर्म में लिख दिया, और ये जो 12 से मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आ गया है, आर स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में चला गया है। एंड बिकॉज लॉग हैं तो ये सारे लॉग्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लॉग ऑफ, और इस फॉर्म में लेके आने के लिए पहले मैंने 2 रेज़ टू द पावर 2 बी का लॉग लिखा है, देन इस 48 का लॉग लिखा है, और फिर इस एक्सप्रेशन का लॉग लिखा है। और जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया है तो 10 log of 48 turned out to be 16.81, जो कि यहाँ पर हमें एक नंबर नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो ये बनता है, जो पहला नंबर है, दिस कम्स आउट टू बी 6.02b वेयर b इज द नंबर ऑफ बिट्स। और ये जो एक्सप्रेशन है, बिकॉज ये दोनों स्क्वायर्स थे तो मैं ये 2 बाहर लेके जा सकती हूँ, तो 20 log of सिग्मा एक्स ओवर आर आ जाता है, या माइनस के साथ 20 log of r by sigma x आ जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। अच्छा, दिस इज एक्चुअली द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एस क्यू एन आर और सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये हमें क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशो है वो डिपेंड करता है रेंज पे। क्वांटाइजेशन रेंज आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो सिस्टम है उसकी वेरिएंस क्या है, या सॉरी सिग्नल जो आपका इनपुट सिग्नल है उसकी वेरिएंस क्या है, और इसके अलावा इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बिट्स जो कि आप क्वांटाइजेशन में यूज कर रहे हैं, provided के we have assumed के the error is uniformly distributed, ठीक है। आगे भी जो हम further examples करेंगे उसमें we will just talk about error to be uniformly distributed, लेकिन we will see कि अगर range change हो जाए या sigma x change हो जाए तो उससे जो है वो क्या जो इफेक्ट पड़ रहा होता है, और b का इफेक्ट भी जो है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर रोक देते हैं। So let's just move to the contents part। हमने recap करके देखा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में we have seen कि आपके पास जो है वो किस तरह से आप h of f फाइंड आउट करते हैं जो कि वही काम कर रहा हो जो कि कोई भी एनालॉग फिल्टर कर रहा होता है, डिस्क्रीट टाइम फिल्टर जो कि एनालॉग फिल्टर का काम कर रहा हो। और उसके अलावा जो है वी टॉक्ड अबाउट क्वांटाइजेशन की, क्वांटाइजेशन क्या होती है, उसके लेवल्स क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन स्टेप्स क्या होते हैं, और उसके अलावा जो है क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, और उसके अलावा वी डिड द एनालिसिस ऑफ क्वांटाइजेशन एरर ओनली। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद दिस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।